नमस्कार। मेरा नाम सौरभ कुमार दूतिया है और मैं अपने लिए सर्वनाम के रूप में ही हिम और किस का प्रयोग करता हूँ। मैं रीना शिक्षा सहायक फाउंडेशन की ओर से सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि ऋत्विक जाल जी उपस्थित हैं, जो अवध स्क्वायर कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, जैसा कि हम सभी को ये ज्ञात होगा कि हम 1969 से प्रति वर्ष जून महीने को इंटरनेशनल प्राइड मंथ के तौर पर मनाते हैं, जिसे एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े विषयों एवं अधिकारों की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसलिए चलिए इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि से उनके विषय में कुछ जानते हैं। पर इससे पहले मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इस समुदाय के प्रति आपकी सोच बदलने में सहायक होंगे। तो ऋत्विक जी, हमारे दर्शकों और श्रोता जितने भी हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं। कृपया उन्हें अपने बारे में आपसे परिचित कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, और आरएसएसआई का मुझे आमंत्रण करने के लिए आज के इस सत्र के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इस आधे घंटे के समय में जो है जितना लोगों से जुड़ सके उतना और उन तक बात पहुंचा सके उतने की कोशिश रहेगी। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, और क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है और बहुत बार ऐसा बहुत सारे एक्टिविस्ट भी कहते हैं, देखो चीजें समझ में आएंगी तो चीजें बदल जाएंगी, लोग समझेंगे तो बदलेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग समझेंगे तब बदलेंगे। मतलब आपको बेसिक मानवता होने के लिए किसी की बायोडाटा जानने की और उसके बेडरूम प्रेफरेंसेस क्या है या उसको क्या पहनना पसंद है, उससे किसी की मानवता को जज नहीं किया जा सकता, है ना। आपको किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए या एक मानवता का रिश्ता कायम करने के लिए एक इंसान का दूसरे इंसान को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना ही पर्याप्त है। तो हम शुरू ही इसी से करेंगे कि प्राइड मंथ यानी गर्व का महीना, गौरव का महीना, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैनहट्टन नाम के एक जगह में एक बार हुआ करता था। जैसे आज भी हमारे भारत देश में जो है छोटे छोटे से पार्क हैं, छोटे छोटे सिटी आउटस्कर्ट्स में, शहरों के बाहर कैफेज या सुनसान जगहें हैं, रिवर फ्रंट्स हैं, जहाँ पर गे, स्क्वेयर, ट्रांस लोग जाते हैं और आपस में मिलते हैं। और वो हमेशा संबंध बनाने के लिए नहीं मिलते, वो शारीरिक संबंधों के लिए नहीं मिलते, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि बाकी का सिस हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म से परिपूर्ण एक पितृसत्तात्मक समाज में की अवधारणा में जिन लोगों को बहिष्कृत और तिरस्कृत किया गया है, वो अपने स्वाभिमान, अपने गर्व और अपनी तरह जीने के लिए चंद समय इस अपनी व्यस्त दुनिया में से निकालकर उतनी दूर जाया करते हैं। तो वैसे ही मैनहट्टन में एक जगह थी जहाँ पर जिसका नाम था स्टोन वॉल्स, और वहाँ पर कुछ क्वेर समुदाय के लोग जो हैं वो कुछ पार्टी जैसा कर रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिसिया दमन होता है, जिस दमन का प्रतिरोध जो है उन्हीं क्वेर समुदाय का के एक अश्वेत व्यक्ति, एक ब्लैक व्यक्ति जो है वो करते हैं। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि क्यों मैंने इस बात पर जोर दिया कि वो एक अश्वेत व्यक्ति हैं, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना, हमारी जो पहचान होती है वो बिल्कुल प्याज जैसी होती है। हर छिलका मिलकर प्याज बनता है, पर कोई भी छिलका इतना जरूरी नहीं होता। किसी भी छिलके के हट जाने से प्याज खत्म नहीं होता, पर वही छिलके 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 मिलकर एक पूरे प्याज को तैयार करते हैं।
तो उसी तरह इंसान होता है जो कई परतों से, कई पहचानों से बनता है। हर पहचान अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर पहचान की अपनी जरूरत है। और हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी पहचान व्यक्ति, एक पूरे व्यक्ति को डिफाइन नहीं करता। मेरा जी बिल्कुल। क्वेयर होना ही मेरी संपूर्णता नहीं है। मैं एक लेखक हूँ, मैं एक पोएट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने माता पिता का बच्चा हूँ, मैं किसी का साथी हूँ। मेरी सभी पहचान मेरे लिए जरूरी है, और ये इनमें से कोई भी पहचान कम या ज्यादा नहीं है। ये सारी पहचान मिलकर ऋत्विक दास को बनाती है। उसी तरह, लेकिन यहाँ पर जितने भी पहचान मैंने अपने गिनाए शायद वो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। पर जब मैं ये मेंशन कर रहे हैं हम कि वो एक अश्वेत व्यक्ति था, तो उससे मेरा मतलब है कि आप जब अत्याचार या दमन को भी देखते हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक क्वेयर होने की वजह से शायद आपको आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, पर एक दलित क्वेयर होने की वजह से आपकी आपकी समस्या और बढ़ जाती है समाज में। अगर आप एक औरत हैं, दलित हैं, और आप एक क्वेयर हैं, तो आपकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरह हर परत जो है, जितने भी वल्नरेबल आइडेंटिटीज हैं, ये जितनी भी परतें एक साथ मिलती हैं, वो मनुष्य के ऊपर के होने वाले अत्याचारों को बढ़ाती चली जाती है। तो अश्वेत होने की वजह से यूएस जैसे जगह पर अपने आप में एक समस्या है, और उस पर से अगर आप अश्वेत क्वेयर हैं, तो आपके ऊपर दमन और भी बढ़ जाता है। क्या है तो एक अश्वेत व्यक्ति द्वारा जन आंदोलन के रूप में 3 दिन तक 27, 28 और 29 जून में पुलिसिया दमन के विरुद्ध जो है वो प्रखर रूप से कार्य करते हैं, वो अपना संघर्ष करते हैं, जिसके एवज में, जिस दिन को मनाने के लिए अगले साल से उसी जगह से और भी न्यूयॉर्क के कई शहरों में उसी दिन से प्राइड परेड यानी गर्व का दिन मनाया जाना शुरू करते हैं, जिसमें क्वेयर व्यक्ति ये मानते हैं कि हमें गर्व है अपनी पहचान पर, जी भले ही तुम्हें न समझ में आती हो, और जी जी शायद कुछ हद तक तुम्हारा न समझ में आना तुम्हारी कमी है। ठीक है, क्योंकि आप मनुष्य ने संस्कृति या परिवार रूपी इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने के लिए नॉर्म्स बनाए, जो नॉर्म अपने आप में भेदभाव पूर्ण है, जिसमें स्त्री को नीचे, पुरुष को ऊपर बताया गया, और उसमें भी प्रोक्रिएशन को महत्व दिया गया कि अगर आप अपने संबंध से बच्चा पैदा कर सकते हैं तभी आपका संबंध जायज है, बाकी सब नाजायज है। तो ये जो सोच है, ये जो पूरे विचारों की धारा है, इसने एक रूढ़िवादिता को जन्म दिया, इसने एक संकीर्ण विचारधारा को जन्म दिया जो प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि दुनिया 2 रंगों में नहीं बनी है, वो दुनिया एक बहुत खूबसूरत सी रंगोली है जिसमें बहुत सारे रंग हैं। हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि देखो सब पेड़ हरे होते हैं, पर हर पेड़ का हरा रंग अपने आप में यूनिक है, अपने आप में खास है, अपने आप में अलग है। और ये अलग होने की जो एक प्राकृतिक स्वरूप होता है, एक जो प्राकृतिक गुण है, ये अगर आप मनुष्य के अंदर के अलग होने को, विविधताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मनुष्यता के ऊपर का अपमान हो जाता है। जी जी। अच्छा ऋत्विक जी, हमारा ये मतलब कही जाता है, इसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि इंटरनेशनल प्राइड मंथ क्यों मनाया जाता है और क्यों एलजीबीटी समुदाय के लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने काफी समय से ये देखा है कि कई लोग हैं जो इसे ये मानते हैं कि एक वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य सभ्यता का भाग है। तो क्या हम ये कहना गलत नहीं होगा कि केवल ये पाश्चात्य सभ्यता है? क्या हमारे हिंदू में सभ्यता में क्या इसका कोई, या किसी और सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं? नहीं, ये तो मतलब बहुत ही गड़बड़ स्टेटमेंट है जब कोई ये बात कहता है कि ये पाश्चात्य है और इस देश में नहीं था। देखो, तुम किसी देश में किसी चीज को क्रिमिनलाइज करोगे, किसी चीज पे बैन करोगे, मानो कि बिहार में शराबबंदी हुई,
तो जहां शराब था ही नहीं वहां क्या शराबबंदी हो सकती है? नहीं, ये तो नहीं हो जाहिर सकती ना। है। तो कॉमन सेंस जी, की बात है। तो जब अंग्रेजों ने आकर इस देश में एक कानून पारित करके समलैंगिक संबंधों को और समलैंगिकता को और क्वेयर आइडेंटिटीज को बैन किया, तो बैन करने का मतलब ही यह है कि इसका मतलब यहाँ था, और था तभी तो बैन किया। जी, हाँ, है ना। और हिस्टोरिकल अकाउंट्स, और इसमें मैं एक्चुअली मेंशन भी हम करना चाहेंगे, जितने भी श्रोता हमें देख सकते हैं, सलीम किदवई और रूथ विनीता नाम के दो ऑथर्स ने मिलकर एक किताब लिखी है, सेम जी, सेक्स लव इन इंडिया, जो जिसका रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी सेक्शन 377 के जजमेंट में दिया गया था। तो ये बहुत जरूरी और बहुत ही खूबसूरत किताब है, जिसमें बहुत ही डिटेल में हिस्टोरिकली जितने भी क्वेयर आइडेंटिटीज का सिग्निफिकेंस है वो दिया गया है। इसके अलावा भी कामशास्त्र जो जैसे वात्स्यायन ने लिखा है, उसमें क्वेयर और होमोसेक्सुअलिटी का तृतीय प्रकृति के रूप में वर्णन है। पौराणिक कई कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है। इवन जिन जिन धर्मों में इसको बहुत हेय दृष्टि या गलत दृष्टि से भी देखा गया है, उन धर्मों में भी वही बात है कि अगर देखा गया है तो इसका मतलब था तभी देखा गया है। जी, जी, तो बिल्कुल सही पाया बात है। जरूर गया है। तो देखो, इश्क जो होता है ना, वो दबे छुपे आप कितना भी दमन कर लो, पर मोहब्बत की ताकत हमेशा ताकत से मोहब्बत करने वालों से ऊपर ही रही है। तो जी, दुनिया आएगी लौट कर प्यार पर ही, दुनिया आएगी मानवता पर ही लौट कर, दुनिया आएगी संवेदनाओं पर ही लौट कर, दुनिया आएगी एकता पर ही लौट कर। तो ये मैं इसलिए भी हम बोल रहे हैं कि क्योंकि ये विश्वास भी है। ये जी, यहाँ हाँ, मेरे मुंह से निकल के सारे जितने भी क्वेयर और गेज और लेस्बियंस और ट्रांस साथी सुन रहे हैं, उनके लिए भी है कि उम्मीद नहीं छोड़ना, वो जी, दिन जरूर आएगा। जी, जी। अच्छा, ऋत्विक जी, एक प्रश्न है कि हमें स्कूलों में या एक अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों को एलजीबीटीक्यू या क्वेयर समुदाय के बारे में किस आयु से जागरूक बनाना चाहिए, जागरूक करना शुरू करना चाहिए? देखो, जागरूकता की एक्चुअली बात ही नहीं है। बात है कि बच्चों में मुझे लगता है सिखाने से ज्यादा, लर्निंग से ज्यादा अनलर्न की प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। जी, जी, क्योंकि बच्चों के साथ क्या है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह की कहानियां कविताएं हम पढ़ते हैं, वो बहुत ही पितृसत्तात्मक और बहुत ही ज्यादा जो है पुरुष प्रधान समाज की तौर पर बनी हुई है। जी, ठीक है, जो रूढ़ी विचारों से आती हैं। पापा का है पैसा गोल, मम्मी की है रोटी गोल। तो क्यों हम्म, पापा के ही हाथ में पैसा है और माँ के हाथ में ही रोटी है। जी, बिल्कुल, ये अपने आप में जेंडर के जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से दिखाती है ना। कि राम स्कूल जाता है और प्रिया खाना पकाती है। तो ये जो जी, सेंटेंसेस हम स्कूल में हाँ जी, पढ़ते हैं, इसमें सीखते हैं, जी, ये अपने आप में देखो आप कितने बाइनरी सिस्टम में है, और बाइनरी, वो यही बाइनरी कंटिन्यू होती चली जाती है। मुझे याद है हमारे स्कूल में SUPW करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें कुछ बनाना, क्रिएटिव चीजें सिखाई जाती थी। तो लड़कों को इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स बनाना, वायर जोड़ना सिखाया जाता था, और लड़कियों को निटिंग सिखाई जाती थी, सिलना जी, सिखाया हाँ, जाता था। ये जी, बिल्कुल, है ना। इसी तरह स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, जिसमें लड़कियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये मिलता था, और लड़कों को फुटबॉल और बैट बॉल मिलता था। तो कितना बटा बटा सा समाज है, कितने दूर दूर सा समाज है। ठीक है, महिला और पुरुष के बायोलॉजिकली जब हम बात करते हैं सेक्स की, तो सेक्स वो है जो इंसान के जननांग को देखकर उसके जन्म के समय निर्धारित किया जाता है। और जी, जेंडर वो है जो उस सेक्स के साथ जो सामाजिक नियम, जो नॉर्म्स जुड़े हैं, उसे जेंडर कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बाइनरी, हमें जी, इस बिल्कुल, अंतर को बहुत अहमियत के साथ समझना पड़ेगा कि जेंडर का सेक्स से लेना देना नहीं है।
प्रोक्रिएशन के अलावा, रिप्रोडक्शन के अलावा महिला और पुरुष को किसी भी तरह से डिवाइड करके देखना कि वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये अपने आप में एक बहुत गलत धारणाएं हैं। ठीक है, अब जो है कि ये जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इन चीजों को अनलर्न करें बच्चों के दिमाग में। और दूसरा है विविधता को एक्सेप्ट करना, ना कि दुनिया में आपसे अलग, आपसे अनोखे, आपसे दूसरे दिखने, पहनने, ओढ़ने, बोलने वाले लोग हो सकते हैं, और इसी से एक डाइवर्स और आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। अच्छा ऋत्विक जी, कई बार हमने ये देखा है कि कुछ जेंडर न्यूट्रल टर्म्स होते हैं जो हम किसी एलजीबीटी समुदाय के व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम जब उनका ये प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम ही या तो शी ही यूज करते हैं उनके लिए, लेकिन कभी कभी वो उससे थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो उनसे आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि हम उनके लिए और कौन कौन से ऐसे जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो सहज महसूस करें। देखो, भाषा का मुद्दा खाली क्वेयर व्यक्तियों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि अन्यत्र भी। देखो, फिर से वही बात है कि भेदभाव को बढ़ाती है ये भाषा का जो जेंडर है, और खासकर हिंदी में, क्योंकि बड़ा वाला कटोरा होता है, छोटा वाला कटोरी होती है। बड़ा कटोरा हो गया, छोटी कटोरी हो गई। बर्तन में भी पुरुष बड़ा है और महिला छोटी है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हमें हमारी भाषा पर बहुत जरूरी है काम करना, कि भाषा को जितना जेंडर न्यूट्रल बना सके उतना ही अच्छा है। तो कई बार जो क्वेयर व्यक्ति, जैसे मैं एक नॉन बाइनरी के रूप में खुद को आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो हम करते हैं, वह थे, इस तरह से बात करना, मेरे इंग्लिश में प्रोनाउंसेस दे देम हो जाता है मेरा, कि दे इज डूइंग दिस। तो ये जेंडर न्यूट्रल भाषा है कि आप ही और शी के दायरे से बाहर हैं। अच्छा ऋत्विक जी, हमने स्कूल स्तर पर बात करी कि हमें किस तरह से भाषा में और जो वहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं उसमें चेंजेस करने चाहिए, उसको मतलब जेंडर के दायरे से हटा करके उसको पढ़ाना सिखाना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब एक क्वेयर समुदाय का बच्चा बड़ा होता है, वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी व्यावसायिक संस्थान में जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। जनरली हम मतलब सामान्य तौर पर मेरा प्रश्न ये है कि वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट को किस तरह से सकारात्मक पॉजिटिव बनाना चाहिए जिससे कि उसे अलग ना मतलब महसूस करना पड़े, या क्या आपने कभी इस तरह की समस्याओं का अगर सामना किया है तो आपको कैसा महसूस होता है और आप उस समय कैसा रिएक्ट करते होंगे, किस तरह से उस समस्या का समाधान करते हैं? तो देखो, ऐसा है सौरभ कि शायद मैं या मुझ जैसे कई ऐसे थोड़े धाकड़ या जिनके पास एक पर्टिकुलर प्रिविलेज के साथ आते हैं, हम शायद लड़ जाते हैं, हम बहुत कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश क्वेयर व्यक्ति जो होता है वो नहीं बोल पाते, ये सच्चाई है। ठीक है, और इसमें मैं खाली क्वेयर नहीं हम बोलेंगे, इसमें हम जोड़ के ही बोलेंगे कि क्वेयर और महिलाएं, क्योंकि एक तो क्वेयर और महिलाओं का संघर्ष काफी हद तक एक जैसा है, और दूसरा दोनों को ही अपनी सेक्सुअलिटी के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ता है, खासकर अगर वो व्यवसायिक केंद्र में है। आज भी एक इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बन रही है ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेकिन कितने ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयड हैं, और अगर एम्प्लॉय हो भी रहे हैं तो कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मेरी बहुत अच्छी एक साथी है, और वो टीचर बनी, एज अ ट्रांसजेंडर टीचर उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उस जॉब को। तो मैंने जब पूछा कि क्यों छोड़ा, तो बोले किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर सरकारी नजर थी, तो कोई मेरे साथ बोलकर तो भेदभाव नहीं करता था, पर मुझे पता चलता था, क्योंकि मेरा सबको हाथ में फाइल पकड़ाई जाती थी, मेरे को रख के दिया जाता था।
रख के ढकेल दिया जाता था मेरी तरफ से, या सब लंच करने के टाइम पे एक साथ आकर बैठ जाते थे, मैं अकेली बैठी रहती थी। तो यहाँ पर देखो, मुझे लगता है एक तो पॉलिसी मेकिंग एज ए एक्टिविस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये पॉलिसी मेकिंग की एक बहुत जरूरत है कि जो है आप पॉलिसी बनाइए ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में ट्रांस पर्सन और क्वेयर पर्सन के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पॉलिसीज बना कर तैयार करिए। साथ ही पोश एक्ट में जो आपकी आईसी है, उस आईसी को, हर वर्क प्लेस में आईसी होती है, इंटरनल कमिटी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को देखती है। तो आईसी में क्वेयर व्यक्तियों की आसानी से वो होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, और आईसी की जो कमिटी है वो क्वेयर इश्यूज के प्रति उनकी सजगता होनी चाहिए। ये हुई पॉलिसी की बात। बट दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फिर से वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, मानवता। एक क्वेयर होने की वजह से अगर आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं तो मुझे दया आती है आप पर, कि आपकी मानवता इतनी कमजोर है, इतनी कम है, कि आप ऑलरेडी एक व्यक्ति जो इतना शोषित, जो इतनी तकलीफों के बाद आया है, उसके साथ आप जो है उसकी दर्द को समझने के बजाय आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो आप अपने आप में कितने कमजोर और कितने कमतर इंसान हैं ना। आप करिए। तो लोगों को बहुत वहम होता है। हम भी जब मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपने बारे में बताया था तो बहुत लोग दूर हो गए, लेकिन फिर बाद में दोबारा से दोस्तियां होने लगी, बातचीत होने लगी, तो उनके खुद के, अच्छा बहुतों में ऐसा ना जानबूझ के नहीं होता है, क्योंकि इंश्राइन किया जाता है, अरे ये ट्रांस लोग, ये हिजड़े लोग, ये बड़े बदतमीज होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो इतनी धारणाएं इनके अंदर है। जैसे मैंने जब अपनी माँ को बताया था तो मेरी माँ ने बोला, अब तुम भी वो फर वाला दुपट्टा लेके घूमोगे क्या? तो वो क्यों था? क्योंकि एज ए क्वेयर व्यक्ति उन्होंने गे होने को कहाँ देखा था? बॉलीवुड में देखा था। बॉलीवुड में, हाँ। तो क्योंकि बॉलीवुड ने, क्योंकि सामाजिक मेन स्ट्रीम लोगों ने हमारी छवि को इतनी गंदी तरह से, इतनी वल्गैरिटी के साथ, इतने हास्यास्पद कॉमेडी के साथ पेश करके रखा है कि लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। तो ये भ्रांतियां कैसे मिटेंगी? दोस्ती से मिटेगी। समता और मैत्री ये सबसे बड़े हथियार हैं, जिनके विषय में गांधी जी ने भी कहा था कि दोस्तियां होने लगेंगी, मैत्री होने लगेगी, तो अपने आप वैमनस्यता मिट जाएगी और संबंध स्थापित होंगे। बिल्कुल सही। मतलब जब आप किसी को जान ही नहीं सकते तो आप उसके बारे में क्या अवधारणा बनाएंगे? जो आपने सुना होगा या कहीं पे देखा होगा, लेकिन जब आप किसी को जानते हैं तभी आप उसके बारे में उसको समझ पाते हैं। अच्छा ऋत्विक जी, अभी हमने मुख्य रूप से सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी एक प्रश्न बचा हुआ है कि क्या अभी भी आप देख रहे हैं कि सिनेमा में भी कई सारे मूवियां बन रही हैं, जैसे शुभ मंगल सावधान हो गया, बधाई दो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब क्या इन सब में चेंज आ रहा है, या अब समाज में थोड़ा सा उसको समझने का, जो एक क्वेयर पर्सन की क्या दुख है, क्या दर्द है, उसको समझा जा रहा है, या कोई सुधार देखने को मिल रहा है? देखो, एक शुरू करेंगे हम पॉजिटिव रिमार्क से कि मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि मेन स्ट्रीम में बातचीत शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है, बन तो रही हैं एटलीस्ट, तो पहले तो बनी ही नहीं थी, तो बन रही है, ये बात की खुशी है। बट ऑब्वियसली बात ये है कि आप कितना भी कहें कि मैं दूसरे के जूते में पांव डाल के देख रहा हूं, बट फर्क ये बात है कि मैं वो जूता पहन के 50 साल से चल रही हूँ और तुम 2 मिनट के लिए पांव डाल के बैठे हो। ठीक है ना? तो जैसे शुभ मंगल ज्यादा सावधान का ही अगर मैं उदाहरण लूं, तो तुम बताओ और सभी श्रोता ये सोचे कि क्या आपने किसी मूवी में ऐसा देखा है कि हीरो पिट रहा हो और एक कॉमेडी म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रही हो? कभी नहीं ऐसा हुआ। शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जब मेन लीडिंग रोल पे आयुष्मान खुराना को मार रहे थे, तब उसमें कॉमेडी म्यूजिक चल रही थी बैकग्राउंड में। तो एक क्वेयर व्यक्ति के मार खाने को भी आपने कितनी सहजता से कॉमेडी में बदल दिया।
उसको नॉन सीरियस इशू बनाया। ठीक जी है, उसी तरह कई सारी मिसलीडिंग फैक्ट्स चंडीगढ़ करे आशिकी जैसे मूवीज में दिखाई गई जी जो हकीकत से अलग है ना। जी और सबसे बड़ी बात कि क्वेर के ऊपर मूवी बना रहे हैं पर उसमें क्वेर आर्टिस्ट्स नहीं, जी बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मर्द और औरत ही मिलकर ट्रांस पर्सन का रोल कर रहे हैं। जी क्यों भाई, कब तक, मतलब हमारी चीज हमारे हाथ में तो दो, जी बिल्कुल ये सही जो बात है। देना वाला है ना। और हाँ जी, लेकिन उसी हाल पर हम कहेंगे कि बधाई दो जो बनी नी भूमि और इनकी राजकुमार की, वो बहुत बेहतरीन थी, उसमें बहुत सुंदर तरह से डिपिक्ट किया गया था, आर्ट किया गया था, और उसकी स्टोरी भी बहुत इम्पैथी के साथ बनाई गई थी। तो अच्छा भी है बुरा भी है, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जिसका दर्द है वो अगर उसको बोले, वो अगर उसको व्यक्त करे तो वो ज्यादा बेहतर होती है ना। जी एक टर्म है हमारे एक्टिविज्म में, हम कहते हैं मैन स्पेलिंग लिंग, कि पुरुष फेमिनिस्ट आकर बताए, मैं बताता हूँ महिलाओं को क्या दिक्कत है। आप हम्म, कितने भी नारीवादी मर्द हो जाओ, पर एक औरत का दर्द हाँ कुछ एक हद औरत तक ही एक औरत समझेगी। ही समझेगी भाई। और ये जब मैं बोल रही हूँ तो बहुत ही सीरियसनेस के साथ बोल रहे हैं। अब आप देखो ना, आप पॉलिसी मेकिंग में आज भी पीरियड्स को, आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर इतनी इतनी कमी क्यों है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग मर्द कर रहा है। मर्द जी कितना भी समझदार हो जाए, समझ हो जाए, वो कितना भी साइंटिफिकली चीजों को समझ ले, बट महिला के शरीर से निकलने वाली माहवारी का 4 दिन का खून और उसके साथ होने वाली एंजाइटी उसके साथ होने वाला दर्द, उसके साथ आने वाले क्रम्स, एक्चुअली एक महिला ही झेलती है। तो लेट अ वुमेन स्पीक, लेट अ दलित स्पीक, लेट अ आदिवासी स्पीक, बोलने दो वल्नरेबल्स को। जी। तो अच्छा, अब हमारे जो श्रोतागण हैं, अगर उनमें से कोई एक प्रश्न हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। ऋत्विक जी ने बहुत ही मुश्किल से हमें समय दिया है, तो अगर कोई एक छोटा सा सवाल अगर हम ले लें तो बहुत किसी को, अगर आप में से किसी को कोई एक सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख सकते हैं जो आपने भी कहा है। अच्छा, एक सवाल शायद आया है, व्हाट इज द हाँ वे जी, फॉरवर्ड। हाँ तो किसी इंद्रनील ने पूछा है, तो जी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड का कोई एक प्रोमिनेंट जवाब नहीं है कि क्या फॉरवर्ड। हर इवन देखो, क्वेयर व्यक्ति भी क्या, सब एक ही जैसा थोड़ी ना सोचते हैं। किसी के जिस क्वेयर जो क्वेयर व्यक्ति शायद बहुत बीमार है और उसे हॉस्पिटल में क्वेयर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज पहली प्रायोरिटी होगी। जी जिसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है उसके लिए कॉलेज में एंटी बुलिंग एक्ट और कॉलेज में एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आ जाए, ये पहली प्रायोरिटी होगी। जो अपने पार्टनर के साथ रहता है और जो है उसकी फैमिली उसके ऊपर खतरा है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको मैरिज राइट्स की शायद जरूरत पहले है। तो हर व्यक्ति की अपनी जरूरत है। तो हम तो कहें, तो मैं अगर इसको यूनिफाइंगली कहूं तो बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो है मेन स्ट्रीमिंग हो, क्वेयर सेंसिटिविटी बढ़े, और जो हर भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जितने भी मूलभूत मानवाधिकार हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो एक्सेस टू जस्टिस हो, वो सब के सब हमारे पास हो। एक कुछ जी। सवाल हाँ, आए एक सवाल इम्पोर्टेंट। और आया है। Do you think it's important to have celebrity role, LGBT role models? बिल्कुल, देखो हर चीज जहां पर किसी इंसान का डेरा है, जहां इंसान है वहां हर तरह का इंसान होना चाहिए। अगर वो बॉलीवुड है, अगर वो मॉडलिंग है, तो मॉडलिंग में जैसे सब है वैसे ट्रांस पर्सन भी हो, वैसे क्वेयर पर्सन भी हो, वैसे एलजीबीटी क्वेयर लोग भी हो। हर जगह हर कोई होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब हम इससे और अधिक प्रश्न नहीं ले पाएंगे।
तो ऋत्विक जी सबसे और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मैं जो हमारे RSSI की तरफ से जो भी कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं LGBT समुदाय के लिए, जैसे हमारे लिए हमारे यहाँ वर्क फोर्स रिजर्वेशन है। LGBT समुदाय से भी कोई एक टीचर जो है उसके लिए रिजर्वेशन कर रखा है कि वो आ करके हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। किसी भी टीचर को भी यहाँ पे अलाउड है, लेकिन वो LGBT से होने कम से कम एक टीचर हो या दो टीचर हो, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हमारे साथ योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल हेल्थ पॉलिसी है, वहाँ जो हमने स्पाउस का डेफिनेशन है उसमें भी बदलाव किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर और जो भी हमारे फॉर्म्स रहते हैं उनमें हमारे मेल और फीमेल की जगह मेल और फीमेल के साथ साथ बाइनरी और प्रेफर नॉट टू से का ऑप्शन भी रहता है, जिससे किसी को अगर मान लीजिए इच्छा नहीं है तो वो उसको इग्नोर भी कर सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। इसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे फंक्शंस होते हैं जैसे इंटरनेशनल प्राइड मंथ में, और हम लोग और भी जगह एक्टिविटी दिखाते हैं यहाँ पर। तो कई सारी चीजें हैं जो RSSI समय समय पर लॉन्च करता रहता है, कई सारी पॉलिसी। तो इसी के साथ हम ऋत्विक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही मतलब उनके पास समय नहीं था, फिर भी उन्होंने आधे घंटे का समय हमारे लिए निकाला है, और हमारे श्रोताओं का भी और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद सभी को। बाय बाय। हैप्पी प्राइड मंथ।